विपक्षी दलों की बैठक बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को होने जा रही है, जिसमें 26 पार्टियां शामिल होंगी। वहीं अब शरद पवार की मीटिंग में शामिल न होने की बात सामने आई है। विपक्ष की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे शरद पवार। देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में शरद पवार शामिल नहीं होंगे, जिसकी पुष्टि शरद पवार गुट वाले एनसीपी के प्रवक्ता महेश भारत तपासी ने की है। हालांकि शरद पवार इससे पहले 23 जून की बैठक में शामिल थे। महेश भारत तपासी ने ये भी बताया कि शरद पवार और सुप्रिया सुले 17 जुलाई को नहीं बल्कि 18 जुलाई की होने वाली बैठक में शामिल होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक शरद पवार गुट वाले एनसीपी के प्रवक्ता महेश भारत तपासे के अनुसार बेंगलुरु में 17 जुलाई को होने जा रही विपक्षी दलों की बैठक में शरद पवार हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि 18 जुलाई यानी मंगलवार को होने वाली बैठक में शरद पवार और सुप्रिया सुले हिस्सा लेंगे। इसके अलावा अन्य एक रिपोर्ट के मुताबिक संजय राउत ने भी कहा कि बेंगलुरु में चल रही विपक्ष की बैठक में शरद पवार 18 जुलाई को शामिल होंगे। इससे पहले पटना में 23 जून को हुई विपक्षी दलों की पहली बैठक में 15 दलों ने भाग लिया था। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दल बीजेपी की नीतियों के खिलाफ देश भर में एक संयुक्त आंदोलन की योजनाएं बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। शरद पवार से मुलाकात के बाद अजित पवार के घड़े के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि पवार साहब हमारे आदर्श है और हम लोग उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। अजित पवार खेमे से मुलाकात के बाद क्या बीजेपी के साथ जाएंगे शरद पवार? देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। महाराष्ट्र में भतीजे और करीबी नेताओं की बगावत के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार अलग थलग दिख रहे हैं। पार्टी पूरी तरह से टूट चुकी है और पाले में बचे विधायकों की स्थिति भी डामाडोल नजर आ रही है। इसी बीच अजित पवार और तमाम बागी नेताओं ने शरद पवार से मुलाकात की। इस दौरान बागियों ने शरद पवार से एनसीपी को एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि वो भी बीजेपी गठबंधन का हिस्सा बन जाए, जिसके बाद अब शरद पवार ने इस पर जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले। एनसीपी चीफ शरद पवार ने यूथ एनसीपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो बीजेपी को समर्थन नहीं दे सकते हैं और उनकी विकासशील राजनीति लगातार जारी रहेगी। अजित पवार समेत तमाम बागी नेताओं से मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद शरद पवार ने अपनी स्थिति साफ कर दी। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार से मुलाकात के बाद इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि एनसीपी प्रमुख ने चुपचाप उनकी बात सुनी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को विपक्ष की दूसरी दौर की बैठक हो रही है। इसमें 24 पार्टियां शामिल होने जा रही है। विपक्ष की बैठक के जवाब में बीजेपी ने 18 जुलाई को एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक है। बीजेपी अपने पुराने सहयोगियों को, राज्य के छोटे दलों को अपने साथ लाने की कोशिश में जुट गई है। दिल्ली में एनडीए का मेगा शो, कौन कितना ताकतवर, देखते अंदर की बात में। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्ष की दिशा में जून में पटना में पहली बैठक हुई थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई इस बैठक में करीब 15 दल शामिल हुए थे। इसके बाद 17-18 जुलाई को दूसरे दौर की बैठक बेंगलुरु में रखी गई। इस बैठक में 24 दलों के नेताओं ने शामिल होने के लिए हामी भरी है। बीजेपी की बुलाई इस बैठक में चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा, लोक समता पार्टी, जीतन राम मांझी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, संजय निषाद पार्टी, अनुप्रिया पटेल, अपना दल, पवन कल्याण, जनसेना के शामिल होने की चर्चा है। इतना ही नहीं, चिराग के चाचा पशुपति नाथ पारस गुट को भी एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। दरअसल बीजेपी का मानना है कि अगर राज्यों में क्षेत्रीय दल एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं तो इन छोटी छोटी पार्टियों के 5-6% वोट उसके लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं। 2014 में बिहार में बीजेपी इस रणनीति में सफल हुई थी। उसने तब छोटे दलों के सहारे राज्य में बड़ी बढ़त हासिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। पिछले कुछ सालों में भारत और अरब देशों के बीच संबंध काफी बेहतर हुए हैं। जब से नरेंद्र मोदी ने भारत के पीएम का पद संभाला है, तब से यहां उनकी 5वीं यूएई यात्रा है। पीएम मोदी के बार बार अरब देश जाने का क्या है राजनीतिक महत्व, देखते हैं रिपोर्ट में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात का दौरा पूरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने अपने यूएई दौरे के दौरान भारतीय रुपए और दिरहम यूएई के मुद्रा में कारोबार करने का ऐलान किया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही भारत और अरब अमीरात का कारोबार
85 अरब से बढ़कर 100 अरब डॉलर हो जाएगा। भारत पिछले कुछ सालों में अरब देशों के साथ अपने संबंधों को लगातार गहरा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ी वजह है रूस और चीन के बीच गहराते रिश्ते। भारत में कच्चे तेल के आयात में की बात करें तो वर्तमान में रूस की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है और ओपेक देशों की हिस्सेदारी घट रही है। रूस से कच्चे तेल के आयात का आंकड़ा सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका से सामूहिक रूप से खरीदे गए तेल के आंकड़ों से भी ज्यादा हो गया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात का रिश्ता एनर्जी इकोनॉमी और एक्सपेटिएट यानी आप्रवासी पर टिका हुआ है। अब फैसला लिया गया है कि साल 2030 तक गैर तेल कारोबार को बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य पार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। केदारनाथ मंदिर के परिसर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को बैन कर दिया गया है। इस संबंध में मंदिर समिति द्वारा जगह जगह चेतावनी वाले बोर्ड लगाए गए हैं। पकड़े जाने पर क्या होगा एक्शन, देखते रिपोर्ट में। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने केदारनाथ मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंदिर समिति केदारनाथ मंदिर परिसर में जगह जगह चेतावनी बोर्ड लगाए कि अगर कोई फोटो लेता या वीडियो बनाता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बीते दिनों वायरल वीडियो और रील्स के बाद ये फैसला किया गया है। हिंदी और अंग्रेजी में लिखे इन बोर्ड में साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसा करते पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाल में गढ़वाल हिमालय में स्थित केदारनाथ मंदिर में बनाए गए ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए, जिन्हें लेकर तीर्थ पुरोहितों से लेकर आम श्रद्धालुओं और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने भी आपत्ति प्रकट की थी और धार्मिक स्थानों पर ऐसे कृत्यों को गलत ठहराया था। अब मंदिर समिति द्वारा लगाए गए बोर्ड में कहा गया है कि मंदिर परिसर में मोबाइल फोन लेकर प्रवेश न करें। मंदिर के भीतर किसी प्रकार की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूर्णतः वर्जित है और आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं, मतलब प्लॉट खाली है। बाबा बागेश्वर के बयान पर भड़के पप्पू यादव। जाट सुप्रीमो पप्पू यादव ने बाबा के खिलाफ क्या दिया बयान, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर बवाल मच गया है। अपने दरबार में कथा के दौरान हिंदू महिलाओं को हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं है, तो हम यह समझते हैं कि यह प्लॉट अभी खाली है। इस बयान पर तीखा हमला करते हुए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि ऐसे लोगों को जेल में बंद कर देना चाहिए, फांसी देनी चाहिए, सीधे कील ठोक देना चाहिए। किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान हो, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं, भाई ये प्लाट अभी खाली। सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते कि रजिस्ट्री हो चुकी। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने ग्रेटर नोएडा में कथा के दौरान यह बयान दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा के दौरान यह भी कहा कि सबसे ज्यादा श्राप ब्यूटी पार्लर वालों को है, जो जामुन पर इतना फाउंडेशन लगा देते हैं। हम श्रृंगार के विरोध में नहीं है, न हमें इससे कोई दिक्कत है, बस जो ज्यादा चटर पटर दिखता है वो सही नहीं है। इसके पहले भी बाबा बागेश्वर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। वह जहां भी जाते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। इसको लेकर भी खूब सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। सीमा हैदर मामले पर पाकिस्तान के एक पत्रकार का कहना है कि मेरी चिंता उनके एजेंट होने या भारत जाने पर नहीं है। वहां एजेंट होगी तो भारत की एजेंसियां उन्हें पकड़ लेगी। मेरी चिंता सीमा के जाने के बाद सिंध के हिंदुओं को मिल रही धमकियों को लेकर है, जो हमारी सोच को दिखाता है। क्या यहाँ विवाद बढ़ेगा, देखते अंदर की बात। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की चर्चा इस वक्त सरहद के दोनों तरफ हो रही है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग उन्हें ISI का एजेंट बता रहे हैं और शक की नजरों से देख रहे हैं, तो वहीं कुछ उनकी लव स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं। सुनने में आया है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक दावा यह भी किया जा रहा है कि सीमा दरअसल भारत की एजेंट थी, जो 10 साल से पाकिस्तान में रह रही थी और अब अपने मुल्क वापस लौट गई। हालांकि इन दावों का सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान से खबर आई थी कि सीमा हैदर के जाने के बाद से सिंध का हिंदू समुदाय डरा हुआ है।
कट्टरपंथियों की धमकियों के चलते लोगों ने अपने घरों से निकलना और मंदिर जाना छोड़ दिया है। अधिकारियों ने उत्तरी सिंध में मंदिरों में पुलिस तैनात की है। स्थानीय डकैतों ने सीमा को वापस लेने की धमकी दी है। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह खान ने मामले पर संज्ञान लेते हुए हिंदुओं की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीमा 2 बार नेपाल जा चुकी है, दुबई जा चुकी है, तो जिस तरह उन्होंने ये सब किया वहाँ सोचने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। गुजरात में सडन हार्ट अटैक से एक और मौत सामने आई। नवसारी, राजकोट और जामनगर में कई मामले सामने आने के बाद अरवली जिले के मोड़ासा में क्रिकेट खेल रहे एक युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। क्यों बनती है युवाओं में हार्ट अटैक की घटना, कैसे हुई वारदात, देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात में एक के बाद एक हार्ट अटैक मामलों के बीच अब अरवली जिले में दुखद घटना सामने आई है। अरवली जिले में क्रिकेट खेलने के दौरान एक 20 साल के युवक को अचानक दिल में दर्द हुआ और वहां लड़का मैदान पर ही बेहोश हो गया। डॉक्टरों के अनुसार युवक की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। जानकारी के अनुसार अरवली जिले के मोड़ासा में रहने वाले पर्व सोनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। वह दोस्तों के साथ कस्बे में एक ग्राउंड पर क्रिकेट खेलने के लिए गया था। परिवार के सभी लोग घर पर मौजूद थे। मैदान में क्रिकेट खेलते वक्त पर्व को सीने में थोड़ी तकलीफ हुई और फिर वो बेहोश हो गया। ग्राउंड पर मौजूद उसके दोस्तों ने परिजनों को सूचित किया और फिर पास के अस्पताल में पर्व को लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने पर्व को मृत घोषित कर दिया। जवान बेटे की मौत की सूचना पर परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा। परिवार में बेटे की मौत से मातम है। हर कोई 20 साल के लड़के के हार्ट अटैक की बात सुनकर स्तब्ध है। गुजरात में कम उम्र के लोगों की अचानक हार्ट अटैक आने के मामलों के बाद अब छोटी उम्र के किशोरों की भी मौत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST।